Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि हमने एक अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है. द टॉपिक इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. और मैंने आपको पहले ही बोला कि इस टॉपिक पे सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे और उस सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है. और इस लेक्चर में अकाउंटिंग की जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसेट्स. यही एक टर्म हम आज डिस्कस करेंगे और इस एसेट को हम जानेंगे कि एसेट क्या होता है और बिजनेस में एसेट के कितने टाइप्स हो सकते हैं. तो एसेट जो है ये एक कॉमनली यूज्ड टर्म है. वी यूज दिस term in our day-to-day life as well, but we have to discuss it from the perspective, from the point of view of business. So asset means any property owned by a business and used for generation of income. Asset जो है ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जो बिजनेस इस प्रॉपर्टी का मालिक होता है और बिजनेस इस प्रॉपर्टी को यूज करता है फॉर जनरेशन ऑफ इनकम. तो एसेट बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है और बिजनेस इस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखता है और बिजनेस इस प्रॉपर्टी को यूज करता है फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, फॉर इट्स फ्यूचर बेनिफिट्स. और इस प्रॉपर्टी को बिजनेस का रिसोर्स भी कहा जाता है. एसेट को बिजनेस का रिसोर्स भी कहा जाता है. तो दिस व्हाट इज एसेट. एसेट कैन बी आवर पर्सनल, वी टू कैन हैव एसेट्स, बट दोज आर आवर पर्सनल एसेट्स. हमारे पर्सनल एसेट्स जैसे हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है. दीज आर ऑल्सो एसेट्स, बट दीज आर आवर पर्सनल एसेट्स. बट वी आर डिस्कसिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस बिकॉज अकाउंटिंग is related with business. It is the language of business, so we have to discuss the asset in relation with the business. So this what asset is, the property of the business, and the business uses this property for its future benefits. So there are many examples of the assets. Those all examples will be discussed in types of assets. एसेट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और हम टाइप्स ऑफ एसेट्स में उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि एसेट क्या क्या होता है. तो एसेट्स के जो टाइप्स है, मेन इसके 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं. सेकंड वन इज कॉल्ड करंट एसेट, इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट भी कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट. So let us come to the first one, the first category of the assets, that is non-current asset, fixed asset. Name आप जरा इसको देखिए, non-current asset, fixed asset, long-term asset. तो long-term asset, as the name suggests, are those assets which are used by business for long-term purpose. Long-term purpose here, long, if we can quantify this long, then it means for more than 1 year. These are the assets. Fixed assets are those assets which are used by business for at least 1 year, for more than 1 year, for more than 1 year are used by the business. These are acquired by business for long term purpose and not for resale. इन assets को business खरीदता है यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए, और इनको रीसेल के लिए खरीदा नहीं जाता है. एंड दीज एसेट्स आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स. दीज एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स इनको कहा जाता है. दीज एसेट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. Fixed assets can be tangible, fixed assets can be intangible, fixed assets can be wasting. Fixed assets can be tangible. Tangible, as the name suggests, tangible means which can be touched. So tangible fixed assets are those assets which have a physical presence and can be touched, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इन assets की एक जसामत होती है, ये फिजिकल होते हैं, इनको देख सकते हैं. ऐसे एसेट जो है हमारे बिजनेस में, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, फिक्सचर होता है, मोटर व्हीकल्स हो सकती है, लॉरीज हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है. तो ये जो एसेट्स हैं ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये फिक्स्ड एसेट्स हमारे टैंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि फिक्स्ड होने के साथ साथ इन एसेट्स को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. द सेकंड कैटेगरी ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज इंटैंजिबल. इंटैंजिबल, अगेन द नेम सजेस्ट्स, इंटैंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, which cannot be felt, because इन एसेट्स की कोई फिजिकल जसामत नहीं होती है, इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, इनको न देख सकते न छू सकते, बट स्टिल दिस इज, ऐसे एसेट्स भी बिजनेस की प्रॉपर्टी कहलाते हैं.
तो ऐसे कैसे एसेट्स हैं? तो ऐसे एसेट्स को लाइक गुडविल होता है बिजनेस में, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है। गुडविल जो है, गुडविल हम कहते हैं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, गुडविल हम कहते हैं गुड नेम ऑफ द बिजनेस, गुडविल हम कहते हैं गारंटी ऑफ बिजनेस टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल का मतलब होता है कि बिजनेस ने जिस मार्केट में बिजनेस काम कर रहा है उस मार्केट में कैसा नाम कमाया है, इसने कस्टमर्स को कितना सेटिस्फाई किया है, इसने अपने एम्प्लॉयज को कितना सेटिस्फाई किया है, गवर्नमेंट इससे कितना राजी है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कितना है। तो अगर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, अगर ये गवर्नमेंट को वक्त पर टैक्स भी देता है, अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है, ये क्वालिटी चीजें भी बेचता है, ये फेयर प्राइसेस भी रखता है, ये एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट, उनकी सैलरी का बहुत ख्याल रखता है, अच्छे प्रॉफिट्स कमाता है, तो हम यकीनन कहेंगे कि इस बिजनेस के पास गुडविल है। और ये गुडविल, ये शोहरत, ये नाम जो है बिजनेस का है, ये गारंटी इस बिजनेस की को देता है कि ये बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा। एंड दिस गुडविल कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, and this goodwill is an intangible asset and fixed asset of the business. The second one is patent. You might be aware of the word patent. पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला। किसी भी चीज, कोई भी एक नई चीज बनती है तो उस चीज की पहले एक फॉर्मूला बनती है। जब कोई मोबाइल फोन बना होगा तो पहली बार तो पहले उसकी फॉर्मूला बनी होगी। बिजली का बल्ब बना होगा तो पहले उसकी फॉर्मूला बनती है, जो लेबोरेटरीज में डेवलप की जाती है, चाहे नेशनल लेबोरेटरीज में, या अब बिजनेस इतने बड़े हैं कि बिजनेस के अंदर ही बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर बिजनेस के प्रोडक्ट्स की फॉर्मूलाज को डेवलप किया जाता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट प्रोडक्ट, सिंस दैट फॉर्मूला इज इंटेंजिबल, बट दैट फॉर्मूला हेल्प्स अ बिजनेस to manufacture lakhs and thousands of products and then earns a profit. So this formula is called as patent, and patent again is a fixed asset but intangible. The next one is copyright. Copyright is with writers and with musicians or with songwriters. इनके पास कॉपीराइट होता है, अपने सॉन्ग का, अपने म्यूजिक का, अपनी किताब का एक कॉपीराइट होता है। अब फिर एक बिजनेसमैन इन राइटर्स के पास जाता है, म्यूजिशियंस के पास जाता है या सॉन्ग राइटर्स के पास जाता है और कहता है कि भाई आप मुझे इजाजत दो, मैं आपकी किताब को, मैं आपकी म्यूजिक को, उसको मैं बनाऊंगा, छापूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके ये जो कॉपीराइट, उसे ये जो उस राइट उसे खरीदता है, जो वो राइटर होता है, ये जो वो म्यूजिशियन होता है, बिजनेस उस म्यूजिशियन से, उस राइटर से जो राइट खरीदता है उस म्यूजिक को बनाने का, उसका किताब को बनाने का, दैट राइट इज कॉल्ड एज कॉपीराइट। और वो कॉपीराइट बिजनेस का एक एसेट होता है क्योंकि कॉपीराइट की मदद से बिजनेस फ्यूचर में इनकम जनरेट करता है। So this what is copyright. Very easy, not that difficult at all. And the last one in fixed asset category is wasting asset. Wasting assets are those assets which are non-renewable. These assets cannot be acquired again. They get waste over a period of time. For example, oil companies, petroleum companies, or the companies who deal with coal and stones, they acquire assets, they acquire these oil wells, yeah, they acquire these stone mines, coal mines, they acquire these stone mines, oil wells, coal mines. These are assets, but these are wasting assets like oil wells, stone mine, coal mines. They're wasting assets because they get wasted over a period of time. These assets cannot be reclaimed and these assets cannot be reacquired. हम इनको दोबारा से हासिल नहीं कर सकते, and such assets are called as wasting assets. So this is the category of the non-current assets or fixed assets or long-term assets. So the first category. Now the next category is current asset. Current assets are also known as short-term assets. तो नाम से ही हमें पता चलता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है these are the assets which are maintained, which are kept for the business for a very short period of time, and that short period of time is quantified in 1 year. That is, within 1 year, these assets are again resold or converted into cash. These assets are not kept by the business for a long period of time. These assets are also known as circulating assets. इन एसेट्स को सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहा जाता है because these assets keep on circulating in the business. These assets are not kept for a long period of time. For हमारे पास कैश होता है तो कैश को हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को चीजें बनाते हैं, चीजों को फिर बेचते हैं और बेचने के बाद फिर से कैश हासिल होता है और कैश को फिर से रॉ मटेरियल बनाते हैं, फिर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल से फिर से चीजें बनाते हैं और चीजों को फिर से बेचते हैं, फिर से कैश आता है. It keeps on circulating like this. That one, bank cash at
बैंक, बैंक में जो कैश होता है अगेन दैट टू इज सर्कुलेटिंग। हमारे पास स्टॉक होता है, चीजें हमारे पास होती है, दैट्स कॉल्ड स्टॉक, जो बेचने के लिए होती हैं। उन चीजों को हम बेचते हैं, कैश हासिल करते हैं, दोबारा से चीजें खरीदते हैं। एंड डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है जो हमें पैसे उधारते हैं, जिनके पास हमारा पैसा होता है, जिनको हमने चीजें उधार में बेची है। तो जिनको हमने उधार में चीजें बेची हैं, 1 साल के अंदर अंदर ही उनसे पैसा वापस लिया जाता है, पैसा हासिल किया जाता है, फिर से चीजें लाई जाती हैं, फिर से उनको उधार में बेचा जाता है। सो इट अगेन डेटर आल्सो कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे वो अभी हुए नहीं है लेकिन आपने पहले ही पैसा दिया है, तो जब तक वो खर्चा नहीं होगा तब तक वो प्रीपेड एक्सपेंस भी कहलाएगा करंट एसेट। तो ये भी करंट एसेट कहलाएगा। सो देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स। देयर इज एक्रूड इनकम एज वेल, वो इनकम जो आपने कमाई है लेकिन अभी आपने ली नहीं है, अभी आपने हासिल नहीं की है, दैट टू इज अ करंट एसेट। देयर कैन बी वन मोर एग्जांपल, बिल इज रिसीवेबल कैन बी अ करंट एसेट। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज आर द मेन current assets, and these current assets are those assets which are kept by the business for a very short period of time. That short period of time is within 1 year. तो 1 साल के अंदर अंदर ही इन एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है और ये एसेट्स लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं बिजनेस में within 1 year. And this category of assets very important are these assets, and these are called current assets or short term assets. The next one is fictitious assets. Fictitious assets. Fictitious word at itself means farzi, not real. Fictitious. And those we business can have also those assets which are not real, which are not actually in existence, which do not have any cash value. ये वो assets होते हैं जिनका कोई realizable value होता ही नहीं है, which cannot be sold, which cannot be converted into cash, but still these are treated as assets, but the assets are treated as fictitious assets. फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है जिसको आप एसेट लिखते तो हो, मानते तो हो, लेकिन वो एसेट यकीनन या रियलिटी में नहीं है। उस एसेट को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे एसेट्स हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त किए। बिजनेस जब स्टार्ट होता है, उसकी इनॉग्रेशन पे, उसकी फाउंडेशन स्टोन पे, तो या उसकी सर्वे पे जो आपने खर्चा किया उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर हम एग्जांपल लेंगे, से फॉर एग्जांपल हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया 5 लाख रुपया का खर्च हो गया। उस वक्त हमने जब बिजनेस स्टार्ट करना था 5 लाख रुपए का खर्च हो गया। तो आप अब एक्सपेक्ट करते हो कि ये 5 लाख रुपया मुझे 10 साल तक फायदा देगा, क्योंकि आपने इनॉग्रेशन अच्छे से करवाई, फाउंडेशन स्टोन को ऐसे आपने किसी मतलब किसी गेस्ट को बुलाया, उसके जरिए आपने फाउंडेशन स्टोन ले की, या इनॉग्रेशन किसी चीफ गेस्ट से करवाया, तो यू want that these expense will give you the benefit up to 10 years। जो आपने आज खर्चा किया है 5 लाख का, ये आपको 10 साल तक फायदा देगा, क्योंकि आपकी बिजनेस की मशहूरियत, आपकी गुडविल बनेगा वगैरह वगैरह। तो आप 10 साल तक एक्सपेक्ट करते हो कि इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि ऐसे एक्सपेंस का फायदा यू कैन टेक अप टू 5 years ओनली। अब मैं एग्जांपल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, 10 साल तक फायदा मिलेगा, लेकिन 5 साल आपने 5 लाख आपने खर्च किया है, 10 साल तक फायदा मिलेगा। अगर आपने इस साल 5 लाख का खर्चा किया है तो आप इसी साल में इस सारे खर्चों को माइनस क्यों करोगे? आपको इस खर्चे को 10 साल में डिवाइड करना है। तो विल डू 5 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 50,000 ईच ईयर। तो हर साल का इस खर्चे का शेयर बनेगा 50-50 हजार। तो अगर आपने 5 लाख में 50,000 का खर्चा इस साल में आपने एलोकेट किया, माइनस किया, तो बाकी बचा 9,50,000। ये 9,50,000 क्या मानोगे आप? एक्सपेंस अगर आप मानोगे, क्योंकि आपने एक्सपेंस नहीं मान सकते क्योंकि आपने एक्सपेंस पहले 50,000 को माना है, तो 9,50,000 क्या है? इसको आप ट्रीट करते हो एज फिक्टिशियस एसेट। क्यों फिक्टिशियस एसेट, क्यों नहीं एसेट? क्योंकि ये वो खर्चा है विच इज संक, यू कैन नॉट सेल इट। इसको आप बेच नहीं सकते हो, या आपने एडवांस में खर्चा किया है लेकिन इसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते हो। ये इसकी तरह नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस की तरह नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसको हम रिक्लेम भी कर सकते हैं, वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो होता है जो आपने खर्च किया है पूरा, इसको आप वापस रिक्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन बेनिफिट इसका मिलेगा आपको फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर 10 years, फॉर 5 years। तो जो बाकी पैसा इसका बचता है दैट इज ट्रीटेड एज एसेट, बट दैट एसेट इज ट्रीटेड एज फिक्टिशियस एसेट। इसी तरह हमारा दूसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस हम आगे भी पढ़ना है हमने। रेवेन्यू एक्सपेंस वो होता है जो 1 साल तक
हम मानते हैं कि इस साल का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस, करंट एक्सपेंस। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है जिस रेवेन्यू एक्सपेंस को एक साल के बजाय आप 2-4 साल तक डेफर करोगे, पोस्टपोन करोगे। जो अमाउंट आपने इस साल माइनस की रेवेन्यू एक्सपेंस में, वो तो एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन जिसको आपने डेफर किया, पोस्टपोन किया अगले सालों को माइनस करने के लिए, वो कहलाएगा एज fictitious asset. There can be many more examples on fictitious assets, but since we are in the start of this our journey, we cannot discuss all those assets because those will not be understandable to you, and those will be discussed inshallah in the future lectures when you will be when we will go ahead in the middle of this अकाउंटिंग। तो उस वक्त हम उन एसेट्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है आपके लिए, ये दो एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फिक्टिशियस एसेट्स समझ आना चाहिए कि वो एसेट्स होते हैं जो एसेट्स तो माने जाते हैं, लिखे भी जाते हैं, लेकिन इनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, इनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेट्स। तो एसेट जो है ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस को यूज करता है फॉर जनरेशन ऑफ इनकम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एसेट्स कैन हैव नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, current assets or short term assets or fictitious assets, and fixed current, this non current asset is further tangible, intangible and wasting asset. So this is all about the assets. There can be many more, you can have many more questions over this topic, over this term asset, and you can share those. If you have any confusion, any question regarding this topic, you can share that with me. You can comment in that comment section to me that this is the confusion, this is the problem, what is that, and I will be happy to answer you. I'll be very happy to let you know what that is. Until then, fi amanillah, let's meet again in my next class with some next very important accounting term. Till then, Allah Hafiz.